नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर पुनः एसएससी जीडी टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज में हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं ऑन द रिव्यूज ऑफ द प्रीवियस कंसल्टेंट क्वेश्चंस। पेपर्स जो हो रहे हैं उसके बिहाफ पे, और वो बहुत फ्रूटफुल हो रहे हैं, बच्चों के लिए बहुत लाभकारी हो रहे हैं कि उस ट्रेंड के क्वेश्चंस को आप जरूर रिवाइज करके जाइए। अगर आपका पेपर कल है, परसों है या जब भी है, यदि 14 फरवरी लास्ट दिन भी है, तब भी आप इसको रिवीजन जरूर करके जाइए और एक एक वीडियोस का रिवीजन करके जाइए। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं निश्चित रूप से आपको एग्जाम में मिलेंगे। जीडी का पेपर जैसा हो रहा है उसको देख के यही कहा जा सकता है कि जिसने भी टाइम मैनेज कर लिया एग्जाम के अंदर वो सेलेक्ट हो जाएगा। और सबसे टाइम टेकन जो सेक्शन है वो मैथमेटिक्स है, तो हम सबसे ज्यादा मेहनत मैथमेटिक्स के सेक्शन में करेंगे। ओके, सबसे स्कोरिंग भी होता है, सबसे टाइम टेकन भी होता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक ट्रेन 54 किमी प्रति घंटा की चाल से गति से 55 सेकंड में 630 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। मीटर में ट्रेन की लंबाई कितनी है? सिंपल सा सवाल है, देखते हैं। हमको पता है क्या, जब कोई ट्रेन किसी पूरे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस उस पूरे प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी चलती है। समय बराबर होता है दूरी बटा 4। सबको पता है कि टाइम इज इक्वल टू समय बराबर दूरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 55 सेकंड का समय लग रहा है आपको, और ये दूरी है आपकी 630 ये प्लेटफॉर्म, और प्लस मान लीजिए कि जो ट्रेन है उसकी लंबाई उसकी लंबाई एल है, और बाई स्पीड आपको 54 किमी प्रति घंटा दिया है। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे तो 18 3 54 और 5 3 15 मीटर प्रति सेकंड। गुणा कर लेंगे 15 75 5 7 75 7 82, और उसमें से 630 हटा देंगे, यही आपके जो है ट्रेन की लंबाई आएगी। ये लंबाई आ जाएगी आपकी 5 12 में से 9 और ये 195। दो ऑप्शन है सर, दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। जो भी आपको है 195 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि ए किसी काम को 5 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 5 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। उन्होंने कार्य पूरा करने के लिए साथ मिलकर काम किया और 6,760 रुपए की आय प्राप्त की। एक ऐसा बहुत सिंपल सा सवाल है, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं कि ए और बी, देखिए जो सैलरी होती है ना वो कैपेसिटी के हिसाब से दी जाती है। तो यहाँ दिन का अनुपात क्या दे रहा है कि अगर कोई व्यक्ति ए और बी कह रहा है कि ए किसी काम को 5 दिन में कर सकता है और बी उसको 8 दिन में कर सकता है, तो क्षमता दक्षता की बात करेंगे आप तो दक्षता कितनी हो जाती है? ए की दक्षता 8 और बी की दक्षता 5। ये जो दक्षता होती है यही प्रतिदिन का काम होता है, और ये 13 है। तो 13 बराबर है आपका 6760। तो 1 बराबर 13 पच्चे 65, 2 13 दूनी 26, 0 520। क्या पूछ रहा था आपसे कि ए का कितना होगा? तो ए का वेतन होगा 8 8 0 8 दूनी 16, 1 और 8 पंजे 40 से 41, 4160 रुपए का वेतन होगा। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दिन का अनुपात दिया था, अपनी दक्षता का अनुपात निकालिए, और ये दक्षता का अनुपात होता है, इसी अनुपात में सैलरी या जो मजदूरी होती है वो दी जाती है। ए की दक्षता 8, बी की दक्षता 5, 8 5 13 बराबर 6,750। तो 1 बराबर 6,760 है, 760 है। तो 1 520 हो गया, तो ए का चाहिए था, तो 8 बराबर 4,160, सॉरी ये ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, 4,160। अगला सवाल देखते हैं कि एक बेलन की ऊंचाई देख लीजिएगा। कह रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई 35 सेमी है और उसके आधार की परिधि त्रिज्या से 37 सेमी अधिक है। कैलकुलेशन बढ़ा रहा है। इस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं करेंगे यार, आयतन बेलन का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सीधा सीधा है कि आयतन किसका होगा? आयतन वही संख्या होगी जो 2 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी, क्योंकि पाई से मल्टीप्लाई होके आएगा अगर, तो 22 से मल्टीप्लाई होके आएगा, और जो नंबर 22 से मल्टीप्लाई होके आंसर बनाएगा वो किससे? 2 और 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ तो सारा ऑप्शन 2 से कट रहा है, 11 से ही डिविजिबिलिटी हमको चेक करनी है। तो देख लो 5 हाँ, तो 9 5 14, यहाँ देखो 9 5 14 और 3 0 3,
तो 14 और 3 का अंतर कितना है? 11। एकमात्र ऑप्शन ऐसा है जो 11 से डिविजिबल है, बाकी सभी ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन 11 से डिविजिबल नहीं है। तो ये 5390 ही इसका सही आंसर होगा। क्लियर है आप? 5390 ही इसका सही आंसर होगा। 5390। ठीक है, कुछ किया नहीं ना। बाकी क्वेश्चन को अगर आप प्रोसेस से सॉल्व करने जाएंगे तो मिनिमम 1.5 मिनट्स आपके खर्च हो जाएंगे। क्या करना है, जब भी इस तरह का सवाल मिले 3D का, आपको बेलन का मिले, शंकु का मिले, गोला का मिले, तो आप क्या करेंगे, अगर आयतन पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, तो पहले ऑप्शन को चेक कर लेंगे कि विच ऑप्शन इज डिविजिबल बाय 11 और 2, which option is divisible by 11 and 2 are both 11 and 2, that option will be correct. That's it. रिजोल्यूशन नहीं आती ना, दिक्कत है ना, कल परसों एग्जाम है, कैसे रिवीजन करोगे? तो ये सबसे बड़ा ट्रिक लेके जाओ, एकदम मार जाओगे। अगला क्वेश्चन है कि x is to y is equal to 2 is to 3, 5x plus 3y is to 5x minus 3y क्या होगा? कुछ नहीं करना है यार, क्या कर लेंगे इसमें सेपरेटली, क्या कर लेंगे, x की वैल्यू क्या रख लेंगे 2 और y की वैल्यू क्या रख लेंगे 3, बस। x 2 हो जाएगा तो 5x इसको ले लीजिए, यही उठा लीजिए। x 2 है तो 10 और प्लस 9, 19 संबंधे 10 माइनस 9, 19 और 19/1 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल है कि किसी संख्या का 3/7 210 है तो संख्या का 20% कितना है? अगर संख्या कोई है उसका 3/7 210 है तो आप समझ लीजिए कि वो संख्या कितनी होगी। अगर 3/7 बराबर 210 है तो मतलब 3 सत्ते 21, 7 और 7 सत्ते 49, यानी संख्या कितनी है 490 और इसका 20% मतलब बटा 5, 5 9 45, 4 5 9 45, 4 और 5 8 40, 98 होगा इसका। क्या होगा? 20% 98 होगा। 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब 1/5 होता है भाई। ठीक है ना, कर लोगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक दूध वाले ने 15 किग्रा दूध खरीदा और उसमें 3 लीटर पानी मिला दिया, कम ही पानी मिलाया। यदि मिश्रण का प्रति किग्रा मूल्य 22 रुपए हो जाता है तो दूध का प्रति किग्रा क्रय मूल्य क्या है? देख लीजिएगा आप। देखो भाई, 15 किग्रा खरीदा था, ठीक है, 15 किग्रा खरीदा, ये प्योर दूध है, ठीक है, 15 किग्रा खरीदा, तो अब खरीदा 15 किग्रा और उसमें 3 लीटर पानी मिला दिया, तो और मिश्रण का, यदि मिश्रण का प्रति किग्रा मूल्य 22 रुपए है तो दूध का क्रय मूल्य क्या है? इसमें 3 लीटर पानी मिला दिए जब, तो कितना हो गया ये मिश्रण? कितना हो गया मिश्रण? इसमें 3 केजी पानी मिला दिया तो ये मिश्रण हो गया 18 केजी और इसका रेट कितना फाइनल किया? 22 रुपए, क्रय मूल्य 22 रुपए हो गया, प्रति किग्रा 22 रुपए, तो 22 18 और 1 केजी, ये कितना हो गया? 18 केजी का मूल्य 22 निर्धारित किया तो 15 केजी का मूल्य कितना होगा? बटा 15 कर दो। तो नहीं समझे बात? देखो 15 केजी बता रहे हैं आपको ना, क्या कह रहा है कि 15 केजी जो है दूध खरीदा, 3 केजी पानी मिला दिया तो 18 केजी हो गया और मिश्रण का मूल्य क्या निर्धारित किया? 22। तो कह रहा है दूध का मूल्य क्या था, ठीक है ना? तो 18 किग्रा का मूल्य हो गया 22 रुपया प्रति किग्रा, तो 18 गुणित 22 जो है ये पूरा मूल्य हो गया, इसमें 15 से भाग दे देंगे तो प्रति किग्रा मूल्य आ जाएगा। तो ये मूल्य हो जाएगा 3 छक 18, 3 पचे 15, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 2 5 चौका 20 और ये हो जाएगा 6 दूनी 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 6 चौके 24 तो 26, 26.4 रुपीज पर केजी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 31, 92 और उनका मौसक 56 है, तो लसक क्या होगा? आसान सा सवाल है। आप जानते हैं कि अगर मौसक दिया हो तो संख्याओं को हम उसी फॉर्म में मानते हैं। हम मान लेते हैं कि संख्याएं क्या है? 56x और 56y है। दो संख्याएं हैं तो 56x 56y, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? जैसा बताओ हमको। 56xy और 56xy बराबर है 3192। तो दो संख्याओं का गुणनफल, अच्छा, और 56xy एलसीएम हो गया। चल ऐसा पूछ रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, सॉरी, दो संख्याओं का गुणनफल
3192 है और कह रहा है कि एलसीएम HCF 56 है, तो एलसीएम कितना, सॉरी मैं थोड़ा दूसरी बात समझ गया। ठीक है, ये नहीं है, ये प्रोसेस नहीं है। ये क्या है, पहली संख्या कोई दूसरी संख्या में लसा गुणित मौसा। अब 56 से यहाँ भाग दे देंगे तो एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा और भाग किससे देना है, 3192 में 56 से। अब देखो यार, इसे 6 सतह पहले 6 सतह पहले सबके इकाई सही है ये, तो इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा, ये देखो 500 से जाएगा, 50 से जब दोगे तो 6 बन जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50 छक्का 18, 50 छक्का 300 और 18, 6 तो आ जा रहा है, जा तो रहा है 6 पूरा, देख लेते 3192 और 6 छा के 36, सॉरी नहीं होगा 5, 57 होगा, इसका आंसर हो जाएगा 57। भाग देना 5 ही बार जाएगा, देख लो 6 बार ले जाओगे तो 5 छक 30, 19 को पार कर जाएगा ना, इसको भाग दो तो ये 57 टाइम्स जाएगा, भाग के लेना, यही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि एक आयताकार खेत का परिमाप और क्षेत्रफल 40 मीटर और 72 मीटर है, 40 मीटर और 72 मीटर है, 40 मीटर और 72 वर्ग मीटर है, विकर्ण की लंबाई क्या होगी। सिंपल सवाल, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि आयत का परिमाप 2l+b बराबर 40, यानी l+b इक्वल टू 20 और एरिया दे रहा है LB इज इक्वल टू 40। ऐसी संख्या जिसको जोड़ो तो 20 आए और गुणा करो तो 40 आए, या तो ये ढूंढ लो आप, और नहीं तो आपको पता है कि देख लेते हैं, शायद मिल ही जाए आपको। 40 LB 10 दूनी 20, 8 12 96 तो 40 आना है ना, तो और जोड़ने पे 20, तो 40 क्या हो सकता है, 2 20 और इसको ऐसे भी कर सकते हो, l+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, l² + b² + 2lb, राइट नो। तो lb स्क्वायर कितना हो गया 400 बराबर l² b² हमको चाहिए और प्लस 2lb कितना हो गया 80। तो देखो तो क्या हो गया 80, ये जाएगा तो 320 हो जाएगा और 320 का मतलब हो गया l² b², और विकर्ण होता क्या है √l² + b², ठीक है। अब इसको अंडर रूट करोगे जब तो 320 हो जाएगा और 320 किसका स्क्वायर हो जाएगा 256। देखो कह रहा है कि l+b l² + l, ये कितना हो गया 400 हो गया, 2lb कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है। तो 2lb, सॉरी यार l × b दिया हुआ है आपको 72, ये 72 है, 72 तो कितना हो गया ये 144 और ये से 144 घटा तो 256, यानी विकर्ण निकालना है तो दोनों तरफ का रूट वैल्यू निकाल लेंगे, l² + b² और ये बराबर 16। ये कर लोगे कोई दिक्कत नहीं ना, l+b का होल स्क्वायर इक्वल टू l² + b² + 2lb, ठीक है। ये आप इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, एक खुदरा विक्रेता अपने माल को 50% अधिक मूल्य अंकित करता है और 25% छूट देता है। यदि खुदरा विक्रेता के लिए वस्तु का क्रय मूल्य 2000 है तो खुदरा विक्रेता द्वारा बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य, बिना पेन पेपर डरना कैसे, कह रहा है कि कितना मूल्य अधिक अंकित करता है 50%, 50% मूल्य अधिक अंकित करता है और क्रय मूल्य कितना है 2000 का 50% अधिक अंकित मूल्य करेगा तो मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, मार्क प्राइस आ जाएगा 3000। याद कर रहे हो, 2000 का 50% बढ़ाओगे तो 1000 बढ़ा दोगे तो मार्क प्राइस 50%, छूट कितना दिया है 25%, तो छूट 25% कितना हो जाएगा जैसा हमको बताओ। यहां से डिस्काउंट की बात करोगे तो इसका 25% हो जाता है 750, यानी आपका जो एसपी है वो एसपी आ जाएगा 2250 और ये 2250 का विक्रय मूल्य होगा। बिना पेपर कर सकते थे ना, कर लोगे ना भाई। 2000 रुपए का सामान है, 50% अधिक मूल्य अंकित किया यानी 3000 मूल्य अंकित कर दिया और 25% छोड़ दिया तो 3000 का 1/4 कितना 750 रुपए और 750 रुपए 3000 में से घटा दिया तो 2250 में बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लियर। अगला सवाल कह रहा है एक शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या 14 सेमी है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 20 पाई सेमी, बर्तन का आयतन, शंक्वाकार बर्तन का आयतन, एक शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या 4 सेमी है, ठीक है,
और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 20 पाई सेमी स्क्वायर है। शंक्वाकार बर्तन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच चाहिए। आपको है क्या, आर दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, ठीक है, बराबर हो गया, आपको आर पता है, तो पाई आर एल कितना है, 20 पाई है, आर पता है, एच चलेगा। अच्छा ठीक है, तो पाई पाई से खत्म हो गया, आर 4 से खत्म हो गया, 4 एल बराबर 20, तो एल बराबर 5, एल 5 है, तो शंक्वाकार है, समझ रहे हो, ये शंक्वाकार है और ये शंक्वाकार है, और इसकी त्रिज्या दे रहा है 4, इसकी त्रिज्या जब 4 है और इसकी लेटरल हाइट 5 है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, 3, यानी ये हो गया 1/3, पाई को पाई रहने दो, आर कितना हो गया 16 और एच कितना हो गया 3, 3 से खत्म, 16 पाई सेमी क्यूब ही इसका आयतन होगा। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सवाल था। कैसे, कह रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 20 पाई है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है शंकु का पाई आर एल, फार्मूला रिवीजन करके उस पर क्वेश्चन सॉल्व करके ही एग्जाम में जाना। ठीक है, पाई पाई से कैंसिल, आर 4 हो गया, तो 4l = 20, तो l = 5, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो ये क्या हो गया, ये ट्रिपलेट बन गया। इस ट्रिपलेट का हाइट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, h मिल गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगा लेंगे। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक बाइक विक्रेता, कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं, कह रहा है एक बाइक विक्रेता अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह 6400 रुपए का लाभ प्राप्त करता है तो बाइक का अंकित मूल्य क्या है। ठीक है, ध्यान दे दीजिए, सीपी होगा, एसपी होगा और एमपी होगा। ठीक है, कह रहा है कि मान लिया हमने 100 रुपए का बाइक था, 25% का प्रॉफिट लेके उसने क्या कर दिया, 25% का प्रॉफिट लिया, 125 में बेच दिया, लेकिन ये 80% डिस्काउंट के साथ आया है, सॉरी 20% डिस्काउंट के साथ आया है, इसका मतलब ये एमपी का 80% है, यानी एमपी कितना हो जाएगा, 125 बाई 80 इंटू 100, ये हो जाएगा 20, 100 का 80, और ये 125 25 625, 625 बाई 4 इंटू 125 और इंटू 100। अगर हम रेशियो बना लें तो एमपी 625 होगा, तो एसपी 500 होगा, एसपी 500 होगा और सीपी 400 होगा। ठीक है, कह रहा है कि जो है प्रॉफिट क्या है भाई, 500 का 400 में, 400 का 500 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ से, ये प्रॉफिट है 100 का, और ये 100 प्रॉफिट बता रहा है कि उसको 6400 का लाभ हुआ है, यानी 100 बराबर अगर 50 है प्रॉफिट 100, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 64। तो कह रहा है अंकित मूल्य क्या है, अगर ये 64 है तो 625 कितना होगा, इसी का गुणा कर लेना है, तो 125 का 64 में गुणा करेंगे तो 40,000 आपको मिलेगा, ये 40,000 इसका आंसर हो जाएगा। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करना है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि 100 रुपए की लागत पर 20 दिन के लिए 6 घंटे प्रतिदिन की दर से 20 दीपक जलाए जाते हैं। 100 रुपए की लागत पर 20 दिन के लिए 6 घंटे प्रतिदिन की दर से 20 दीपक जलाए जाते हैं। 12 दिनों के लिए 8 घंटे हेतु 40 दीपकों को जलाने की लागत क्या होगी। सिंपल सवाल है, क्या है, M1 D1 T1 by W1 is equal to M2 D2 T2 by W2। ठीक है, M1 D1 T1 by W1 is equal to M2 D2 T2 by W2। क्लियर है, कह रहा है कि पहले तो लागत ही क्लियर कर लो, लागत कितना है 100 रुपए, इसको नीचे के लिए बिठा दो, फिर कह रहा है 20 दिन 6 घंटा और कितने दीपक, 20 दीपक, 20 दिन 6 घंटा जला रहे हैं। आगे क्या कह रहा है कि कितने दीपक, 40 दीपक 12 दिन 3 घंटे का जलाया, तो क्या कास्ट आएगी, W2 निकालना है। यही से पहले तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, क्लियर, और फिर 6 दूनी 12 हो जाएगा, क्लियर। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा, 4×12, अब W2 निकालना है हमको, तो W2 कैसे हो जाएगा, कर लो इसको, 2 से इसको काट दो, 10 बार कट जाएगा, और 10 से ये 10 बार कट गया, तो ये W2 बराबर हो जाएगा
10 दो त्याई 6 और ये सॉरी W2 दो त्याई 6 दहा में 60। कुछ गड़बड़ हो रहा है कि 20 20 से ये 40 दो बार कट गया और ये 6 से 12 दो बार कट गया। ठीक है, इसको फिर से कैलकुलेट एक बार देख लेते हैं, आपको बता देते हैं। एक मिनट, एक मिनट, इसमें कुछ सेव कर लिया। क्या कर रहा है, कुछ नहीं करना है, फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। क्या करना है, हमको ये उठाना था। क्या कर दिया, पहले 100 को नीचे डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कह रहा है कि 20 दिन तक 20 दीपक जलाया है, कितने घंटे, 6 घंटे, ये 20 है। कह रहा है कि 12 दिन तक 8 घंटे, सॉरी 8 घंटे है, मैं 3 घंटे समझ रहा था, पर ये 8 है, ध्यान दीजिएगा, ये 8 है। 8 घंटे कितने दीपक, 40 दीपक जलाया जाए तो कितना पैसा होगा, ये निकालना था। ठीक है, तो 20 दूनी 40 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, और ये W2 बराबर हो गया 5 गुणित 2 गुणित 8 गुणित 2, तो ये हो गया 5 दूनी 10 और 10 और 80 गुना 160 रुपये आपका कास्ट आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, डेटा को थोड़ा आराम से पढ़ने की जरूरत है और पढ़ के एकदम आराम से क्वेश्चन करना है। राइट ना, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल देखिए, कल भी इस पे एक सवाल किया था मैंने और आज भी है, ये डिविजिबिलिटी रूल पे सवाल है। क्या करना है कि एक संग 9 अंकों की संख्या है, इसमें कह रहा है कि 83 9 3 6 7 8 y 72 से विभाज्य है। अगर कोई संख्या 72 से विभाज्य है तो कह रहा है कि 3x - 2y, हमको कुल मिला के इसमें से x और y का वैल्यू निकालना है। तो अगर कोई संख्या 72 से विभाज्य है तो बहुत सीधी सी बात है कि वो 9 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी, क्योंकि 8 9 72 होता है। और 8 से विभाज्यता के लिए ये जरूरी है कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट रहे हैं तो संख्या 8 से कटेगी। तो अंतिम 3 अंक है इसके 7 8 y, 8 से भाग दोगे तो 8 बट्ठा 64, 8 9 72, 72 और उतारोगे तो 6 आएगा। और y पे क्या रखोगे, ये 8 से कट जाए तो y कितना हो जाएगा 4, तभी 8 बट्ठा 64 कटेगा। तो यहाँ से कुल मिला के हमको y कितना मिल गया, y मिल गया 4। बात समझ रहे हो, 7 8 y, इसको 8 से कटने के लिए इस y को 4 होना पड़ेगा तभी ये कट पाएगा। अब संख्या हो गई आपकी 8 3 x 9 3 6 7 8 y। y की जगह पे क्या रख ले हम, अब y की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, y की जगह पे हम 4 रख सकते हैं। ठीक है, y की जगह पे अब हम 4 रख सकते हैं, तो ये 4 हो गया। अब इसको जोड़ लो, तो 8 3 11 11 9 20 3 23 23 23 6 29 29 7 29 7 36 36 4 40 48 48 प्लस x आया। अब ये 9 से कटेगा तभी पूरी संख्या 9 से कटेगी। 48 कितना है, 9 बचे 45, 3 9 बचे 45, 9 6 54। 48 में कितना जोड़ दें कि 54 आ जाए, तभी तो 9 से कटेगा। तो 54 48 में 6 जोड़ देगा तो 54 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 6, यानी हम y 4 पा गए, x 6 पा गए। तो अब क्या करना था कि 3x - 2y। ठीक है, तो 3x, x कितना है 6 3 18 और y 8 बराबर कितना हो गया 10। ठीक है, तो आराम से इस क्वेश्चन को आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि द्रव के एक मिश्रण में 1/5 भाग एसिड, 2/5 भाग एल्कोहल और शेष भाग जल है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है तो मिश्रण में जल की मात्रा क्या है। भाई एक बार 1/5 एसिड, 2/5 एल्कोहल यानी 3/5 भाग हम ज्यूम, 1/5 एसिड 2/5 एल्कोहल यानी 3/5, तो शेष कितना बचा 2/5, 2/5 क्या है पानी, 2/5 पानी है। तो कह रहा है कि मिश्रण में जल की मात्रा क्या है। 20 का 2/5 कितना हो जाएगा, 20 का 2/5 हो जाएगा 5 चौके 20 4 दूनी 8, बिना पेन पेपर। देखो एसिड, एसिड कितना हो गया, एसिड 1/5 प्लस सॉरी 1/5 एसिड 2/5 एल्कोहल यानी 3/5 आप ले लिए, पूरे इसमें से घटा दोगे तो वाटर कंटेंट कितना बचेगा, वाटर कंटेंट बचा 2/3 और 2/3 इज इक्वल टू, पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी अगर पूरी वैल्यू 20 है, सॉरी 2/3 नहीं 2/5, सॉरी 2/5। अब 2/5 20 का 2/5 कितना होगा, 2/5 इंटू 20, 5 चौके 20 4 दूनी 8
मीटर। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लेंगे ना। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि यदि धारा की दिशा में एक मोटर को 2 घंटे में 24 किमी और धारा के विपरीत एक घंटे में 12 किमी जाती है, शांत जल में किलोमीटर मोटर वोट की चाल गाती है। ये बहुत सिंपल सा सवाल है, आप पहले भी कर चुके हैं कि धारा की दिशा में 2 घंटा में 24 यानी x प्लस वाई बराबर, यानी नाव और धारा की चाल का योग ना बराबर हो गया 2 घंटे में 24 यानी x प्लस वाई बराबर 12, और कह रहा है 1 घंटे में विपरीत यानी x माइनस वाई बराबर 10। ठीक है, तो क्या कह रहा है, शांत जल में नाव की चाल, मोटर बोट की चाल, तो दोनों का योग कितना हो गया 22, और भाग दे देंगे 2 से, तो कितना 11 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ रहे हैं, कह रहा है कि धारा की दिशा में एक मोटर बोट 2 घंटे में 24 किलोमीटर, 2 घंटे में 24 किलोमीटर का क्या मतलब है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है धारा की दिशा में, उल्टे 1 घंटे में 10 किलोमीटर यानी विपरीत दिशा में क्या चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जब अनुकूल चाल दी हो और प्रतिकूल चाल दिया हो और नाव की चाल पूछे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, और अगर विपरीत चाल और धारा की चाल पूछे तो दोनों को घटा के 2 से भाग देते हैं। बात समझ में आ रही, धारा की विपरीत, अगर धारा के अनुकूल अगर चाल दी हुई हो और धारा के विपरीत चाल दी हुई हो और शांत जल में नाव की चाल पूछे तो दोनों चालों को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं। 1 नंबर कॉन्सेप्ट। दूसरा नंबर का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर धारा की चाल पूछे तो दोनों के चालों के अंतर में 2 से भाग दे देते हैं, तो धारा की चाल, जैसे यहाँ 11 किलोमीटर क्या हुआ, नाव की चाल हो गई, अगर धारा की चाल पूछता तो अंतर निकाल लेते, 12 और 10 का अंतर 2, 2/2 बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाता, ये धारा की चाल आती, और ये क्या है, ये नाव की चाल है। कोई तकलीफ है यहाँ पे? अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 12,000 रुपए की राशि पर 15% वार्षिक दर से 2 से 3/8, 2 सही 3/8 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाती है या संयोजित की जाती है। थोड़ा सा अलर्ट हो जाएंगे, 12,000 रुपये एसआई ही निकाल लेते हैं हम। एसआई क्या होगा, एसआई हो जाएगा 12,000 मूलधन गुणित दर 15 गुणित समय 4 3 दूनी 6 2 8/3 और बटा 100, ये कितना हो जाएगा 3×5 15, और ये 0 0 से खत्म हो जाएगा, और 15/120 120 कितना हो जाएगा हो गया 15 है, तो ये 0 0 से खत्म, 3×5 15 5 40 और 12 4 48, 4800, 5 40 12 4 4800 साधारण ब्याज होगा। सीआई कैसे निकालोगे भाई, सीआई देखो कैसे निकालोगे, सीआई ऐसे निकालोगे कि 12,000 रुपया है तो पहले साल कितना ब्याज देगा 115/100, ठीक है, दूसरे साल भी ब्याज देगा 115/100, लेकिन अगले साल 2/3 वर्ष, 2/3 वर्ष का मतलब 12 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो गया 4, ये 8 माह की बात होगी, यानी 8 माह की बात होगी, और 8 माह का अगर रेट क्या है, 12 माह का दर क्या है, 12 माह का दर है 15, तो 10 माह का दर हो जाएगा, 8 माह का दर हो जाएगा 10। कोई दिक्कत, 12 महीने का ब्याज 15 है अगर, तो 8 महीने का ब्याज 10 हो जाएगा, क्योंकि तीसरे साल 10 ही महीने तक का आपको लेना है, तो गुणित 110/100 हो जाएगा, और इसी को आप सॉल्व कर लेंगे। बात समझ रहे, कॉन्सेप्ट आप समझो भाई, 2 साल तो पूरा तो 115/100 115/100, तीसरे साल जब आप जाएंगे तो आपको 8 महीने का ब्याज चाहिए, तीसरे साल आपको 8 महीने का ब्याज चाहिए, और जब तीसरे साल 8 महीने का ब्याज चाहिए तो तीसरे साल के 8 महीने के ब्याज के लिए क्या करेंगे कि 8 महीने का ब्याज जब पूरा वार्षिक दर दिया हुआ है, वार्षिक दर 15 यानी 12 महीने का ब्याज 15, तो 8 महीने का ब्याज 10, 110/100 कर लेंगे, और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये सिंपल आपको मिलेगा, सॉल्व कर लीजिएगा 5457 5457, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अंतर निकालना था, तो सीआई और एसआई का अंतर यहीं से आप क्या कर देंगे 4800 सिंपली घटा देंगे, ये आ जाएगा 57, और ये कितना हो जाएगा 657, 657 656
657 आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आ जाएगा। सावधानी से सवाल को कर लेना है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, ये बोर्ड पास का सवाल है, मैं इसको छोड़ रहा हूं आपके लिए, आप होमवर्क। ठीक, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि एक सुनार 15 दिनों में एक हार बनाता है, यदि वही इसे 5 दिनों में पूरा करना चाहे तो उसे अपनी क्षमता में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी। अरे यार सुनो, तुम कोई काम 15 दिन में करते हो, मान लो एक काम 15 दिन में करते हो, ठीक है, 5 ही दिन में करना चाहते हो तो कितना काम बढ़ाओगे? 3 गुना। काम क्या हुआ? दिन है ना, ये दिन है और ये काम है, ठीक है। एक काम 15 दिन में कर सकते हैं तो 5 दिन में करना पड़ा तो कितना गुना आपको अपना वो बना वर्क एफिशिएंसी कितनी करनी पड़ेगी? 3 गुनी करनी पड़ेगी। और किसी चीज का 3 गुना मतलब वृद्धि कितनी होती है? 3 गुना का मतलब क्या होता है? 3 गुना का मतलब होता है 300%। तो 100% तो पहले रही होगी, 100% घटा दो तो कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा? 200%। बिना पेपर आप ये सवाल डन कर सकते हैं। कैसे? एक सुनार 15 दिन में कोई काम करता था, 5 ही दिन में करना है तो 3 गुनी एफिशिएंसी से काम करेगा, यानी 300% काम करेगा। तो 300% काम करेगा तो कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा उसको अपना काम 200% बढ़ाना पड़ेगा, अपनी क्षमता को 200% वृद्धि करनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो ना? 3 गुना वृद्धि का मतलब, 3 गुना बढ़ाने का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज 3 गुनी हो जाती है तो उसमें वृद्धि 200% की होती है। उसने अपनी क्षमता को 300% कर लिया, यानी वृद्धि कितनी कर ली? 200%। ठीक है, जितना गुना होता है, जैसे 5 गुना कोई चीज होती है तो उसमें वृद्धि 400% की, कोई 8 गुना होता है तो उसमें वृद्धि 700% की होती है। ठीक है ना? अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि x संबंधी y 3 संबंधी 2 है, x प्लस y 90 है तो x माइनस y क्या होगा? देख लीजिए क्या होगा। x और y, x संबंधी y यानी x3 y 5 है, जब 2 है तो 3 2 5, 5 बराबर कितना है? 90। तो x माइनस y कितना हो जाएगा भाई? सॉरी, ये 5 बराबर 90 है तो 1 बराबर कितना है? 18। और x माइनस वाई क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2 1, ये 18 आंसर आ जाएगा। देख लो, कह रहा है भाई x कितना है? 5, सॉरी x कितना है? 3, y कितना है? 2, जोड़ दिया तो 5, x प्लस वाई बराबर 5 बराबर 90। और x माइनस वाई कितना है? x माइनस वाई 1 बराबर कितना हो जाएगा? 18। बस सिंपल सवाल हो जाएगा। एसएससी जीडी के टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज में एनालिसिस के बेसिस पर जो क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है नियर के डेट्स में, जो भी एग्जाम होने वाले हैं, जो भी शिफ्ट में एग्जाम होने वाले हैं, उनकी आज की सीरीज के साथ बस इतना ही। आप लोग मेहनत से पढ़ाई करिए, सेलेक्ट होइए, और अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।